चलिए नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। आगामी बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से। प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है। इस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। इसका राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि 25 अधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। एक जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, कल वाले वीडियो में एक कमेंट आया था, क्या सर ये सीरीज बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सक्षमता परीक्षा होनी है वहां पर हमारे लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। तो आपको बता दूं, निश्चित तौर पर ये बिहार के सारे एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर वहां पर ये आपकी हेल्प करेंगे। 2023 का सारा करंट अफेयर्स का निचोड़ इस पीडीएफ में है, या फिर यूं कहें जितनी क्लास हमने 2023 में लिया वो सभी इसमें हमने सम्मिलित किया है। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर भी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन की अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9वीं बार है जब बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत खबरों में है और आप सभी लगभग सभी लोग ये जानते हैं, खास करके बिहार वासी, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है। और जो चीजें अभी हाल ही के दिनों में बिहार में घटित हो रही है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपके एग्जाम के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नया मंत्रिमंडल गठित होगा यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, उन सभी पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में जो हमने पूछा है इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है, ये डेट के 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, जो आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि राज्यपाल जो वर्तमान में है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये तो रही बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की। जबकि बात करें वहीं पर उप मुख्यमंत्री की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में बिहार में, सम्राट चौधरी, और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा, ये अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि बिहार में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि कुल बात करें तो 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि एक बात यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्द ही होगा, और यहाँ से जिन्हें भी जो भी विभाग दिया जाएगा, जो प्रश्न एक्चुअली में निकल कर सामने आएंगे, वो तमाम चीजें हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे और सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे छोड़ रहे हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता के 1500 मीटर दौड़ में बिहार की किस बेटी ने, यहाँ पर एक शब्द छूट गया किस, तो बिहार की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, खेल वाले प्रश्नों पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि दुर्गा सिंह। अब यहाँ से संबंधित कई सारी जानकारी है जो आप एक एक करके देखिए, जहां से प्रश्न अराइज होंगे। पहला पॉइंट है, खेलो इंडिया प्रतियोगिता का ये छठा संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया गया। यानी कि 19 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी और 31 जनवरी तक मतलब इसका आयोजन हुआ या फिर होगा, ये यहाँ से जानेंगे। अगले पॉइंट में हम बात करें तो इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर की दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। ये फीमेल कैटेगरी की, यानी कि महिला वर्ग की हम बात कर रहे हैं 1500 मीटर दौड़ में। लेकिन इसी कैटेगरी में अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें, अर्थात इसी प्रतिस्पर्धा में पुरुष वर्ग का जो खिताब है या फिर युग है स्वर्ण पदक, उत्तराखंड के राहुल सर नालिया ने अपने नाम किया। तो दोनों वर्गों के बारे में चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये इसका छठा संस्करण था और बिहार से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बने हैं। देखिए बिहार को जिस प्रकार से या फिर बिहार में जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कई सारी चीजें यहाँ से हाल ही के दिनों में भी निकल कर सामने आई हैं। जैसे कि हमने इस समय पर आपको जानकारी भी दिया है कि 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिली थी या फिर एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी। वही जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है। दरअसल ऐसा मान्यता मिलने से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब बिहार में खेल और खिलाड़ियों से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी फैसला लेने के लिए अब स्वतंत्र है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महासचिव हैं ये रविंद्रन शंकरन है। तो ये सारी बातें फिलहाल आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन खेल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बना है जो आप यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। दरअसल आपको हमने बताया था कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 2024 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये 75वां गणतंत्र दिवस था और इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई। आपको मालूम होगा ये बातें हमने आपको बताया था। इन 14 झांकियों में से प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी को दिया गया, जो कि कबाड़ से कमाल इस थीम पर आधारित थी। कुल 14 झांकियों में से नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी जो कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी, उसको यहाँ पर पहला पुरस्कार मिला है। दूसरे अगर हम झांकी की बात करें तो खेल प्राधिकरण की झांकी जो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ पर आधारित थी। आप सभी को मालूम है, इसकी चर्चा हमने कई बार आपके साथ किया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ एक योजना है बिहार सरकार की और आपको ये ध्यान रखना खेल प्राधिकरण की तरफ से इसी थीम पर आधारित एक झांकी निकाली गई जो कि दूसरे स्थान पर रही। यही पॉइंट हम आपको यहाँ पर एक्चुअली में बताना चाह रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था। अब यहाँ पे देखिए तीसरी झांकी या फिर तीसरे पुरस्कार की बात करें तो विधि विभाग और कृषि विभाग जो क्रमशः लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता और साथ ही साथ कृषि उन्नति का आधार ये थीम पर आधारित था। तो दोनों विभाग को क्रमशः ये तृतीय पुरस्कार मिला है। तो 14 विभागों में या फिर 14 झांकियों में ये जो 3 पुरस्कार मिला है, ये 4 विभागों को ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर 2 विभाग को शामिल किया गया, इसलिए हम यहाँ पर 4 विभाग बोल रहे हैं। हालांकि जो 14 झांकियों की यहाँ पर हमने बात किया है वो कंप्लीट सूची आपके समक्ष है। गांधी मैदान पटना में 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस पर जो झांकी निकाला गया वो सभी की सूची यहाँ पर है। यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट हुआ, गांधी मैदान पे जो 14 विभागों की झांकी निकाली गई, उनमें से जल संसाधन विभाग की जो झांकी थी जो छठे नंबर पर देख रहे हैं, ये किस थीम पर आधारित थी या फिर किस पर आधारित थी? तो गया जी डैम पर आधारित थी। तो इस तरह से प्रश्न अराइज हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में इसको रट लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में 28 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में महदा, केहान-2 और हत्व-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है और ये प्रक्षेपण जो हुआ ये सफल प्रक्षेपण था। तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि ईरान। अभी हाल ही में ईरान द्वारा ये तीनों उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। अब यहाँ से संबंधित सारी जानकारी जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हमने देखा कि ईरान ने हाल ही में 28 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में महदा, केहान-2 और हत्व-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। अब इन तीनों उपग्रहों की बात करें, ये किस कैटेगरी की या फिर क्या है एक्चुअली में, इसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे इन तीनों उपग्रहों में महदा एक अनुसंधान उपग्रह है, जबकि केहान-2 और साथ हत्व-1 जो कि क्रमशः वैश्विक स्थिति व संचार पर केंद्रित एक नैनो उपग्रह है। तो ये दोनों को या फिर ये तीनों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए उपग्रहों की बात हुई तो कुछ समय पहले हमने एक जानकारी आपको दिया था कि इससे पहले वर्ष 2020 में पहला सैन्य उपग्रह ईरान के द्वारा नूर-1 नाम से लॉन्च किया गया था। कब? तो 2020 में। किस नाम से? तो नूर-1 नाम से। ये एक सैन्य उपग्रह था जो कि ईरान द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि अगर हम बात करें पहला उपग्रह, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया, उस उपग्रह का नाम क्या था, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इस वाले पॉइंट में हमने उसकी चर्चा किया है कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, ये ध्यान रखिएगा। जबकि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था।
19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था उपग्रह नाम से। अब उपग्रह से जुड़े हुए जो उपग्रह आर्यभट्ट की हम यहाँ पर एक्चुअली में बात कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए कई प्रकार की चीज़ें हैं। आइए उसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये तस्वीर आपको दिख रहा है, ये आर्यभट्ट उपग्रह की ही तस्वीर है। यहाँ पर एक छोटा-सा नाम लिखा हुआ आर्यभट्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। इसका नाम आर्यभट्ट दिया गया था। इसका वजन था 360 किलो। आपसे एक चीज़ यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका लॉन्च साइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना, वोल्गोग्राद रूस में एक स्थान है, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया था और इस मिशन की जो लाइफ थी वो 6 महीने की थी। अच्छा, यहाँ पर और भी कई चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में है अगले स्लाइड में। जो 6 महीने इस मिशन की हम बात किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने अभी जानकारी दिया कि 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च के बाद फरवरी 1992 में इसने पृथ्वी की कक्षा में दोबारा प्रवेश किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। साथ ही इस सैटेलाइट के नाम की बात करें तो इसे आर्यभट्ट जो नाम दिया गया था, वो इंदिरा गांधी ने ही ये नाम तय किया था। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या था, ये तिथि कौन सी थी, और एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि इंदिरा गांधी ने ये नाम तय किया था। फिलहाल इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो को लेकर हमने कई सारी चीज़ें रिसेंटली आपको बताया है। जैसे कि चंद्रयान 3 जो कि हाल ही के दिनों में खबरों का विषय रहा, यहाँ से हमने विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा किया था। एक बार पुनः इस चीज़ को हम दोहरा दें, रिसेंटली हमने बतलाया भी था। हालांकि आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुई थी, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्च हुई थी 22 अक्टूबर 2008 को। PSLV XL C2 एक रॉकेट का नाम है, इसके जरिए से लॉन्च किया गया था और उस समय इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। अगला है मिशन चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया GSLV मार्क 3 के जरिए या फिर M3 के जरिए, और उस समय इसरो के चीफ थे डॉक्टर के सिवन। मिशन चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए और इसरो चीफ थे एस सोमनाथ। हालांकि यहाँ से एक प्रश्न और भी है कि मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरा मुथुवेल। ये सर्च ये ध्यान रखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसरो की हालिया उपलब्धियों की चर्चा यहाँ पर हमने आपके समक्ष किया है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे चंद्रयान 3 की, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। एक सवाल यहाँ से ये भी अराइज हो सकता है कि चंद्रमा की सतह पर यह सॉफ्ट लैंडिंग कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को। किस रॉकेट से ये लॉन्च हुआ, तो LV-M3-M4 रॉकेट। ये रॉकेट का नाम है जिसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना कि विक्रम व प्रज्ञान क्रमशः इसके लैंडर और रोवर का नाम है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये दोनों यहाँ से ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये भी आपको नोट करना है कि अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना अपना भारत। और रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया है कि इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है, जापान, जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। हमने थोड़े दिन पहले आपको जानकारी दिया था, 1 से 2 क्लास पहले आपको हमने ये जानकारी विस्तृत तौर पर बताया था। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है, इस वाले पॉइंट में हमने इसकी चर्चा किया है कि भारत जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये काफी गर्व की बात है और बड़ी बात है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही इसरो की उपलब्धियों के अंतर्गत हम ये भी चर्चा करेंगे कि सौर मंडल का जो मुख्य है सूर्य है, इसके अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। तो इतनी सारी बातें जो कि इसरो की हालिया उपलब्धियों से संबंधित हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो अन्य देशों की भारत के अतिरिक्त, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो है, हालांकि इसके अतिरिक्त जो अन्य देश हैं उसके अंतरिक्ष एजेंसी और स्थापना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि हमने ये सारी चीजें आपको बताया है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। जो लोग नहीं जानते हैं तो इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न भी बहुत खबरों में है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो इनका नाम है प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश की है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि हवलदार प्रीति रजक जो कि मध्य प्रदेश की है, तो प्रमोशन के बाद हाल ही में भारतीय सेना की सूबेदार बनी है।
अब ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार वह भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनने का गौरव हासिल की। तो इस लिहाज से ये प्रश्न बनता है काफी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से ध्यान रखना है। आपको जानकारी ये भी दे दूं कि इससे पहले वह पहली महिला हवलदार बनने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ पॉइंट में हम अगर बात करें तो हाल ही में जो चाइना के ग्वांगझू में जो 19वां एशियाई खेल आयोजित हुआ था, तो इस दौरान प्रीति रजक ने महिला स्पर्धा में यानी कि महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। अच्छा, एशियाई खेलों की बात हुई तो एशियाई खेलों के बारे में हमने सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर दोबारा इसे बताने की जरूरत है। जो लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर हमने बात किया फिर से 75वें गणतंत्र दिवस की। तो 75वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, रिवाज है, हर साल होती है। तो इस बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल है कि मैं ये पुनः आपको क्यों बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, पहली महिला। तो ऐसे में एक प्रश्न यहाँ पर है आपके समक्ष जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो एक प्रश्न के रूप में इसे अलग से बता सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने इसी में शामिल कर दिया। तो इसे देख लीजिए कि इसके तहत जो 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एम फातिमा बीबी जो कि केरल के रहने वाले हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। पद्म भूषण अवार्ड जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार से हमने आपको जानकारी दिया था कि 17 हस्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये तो रही बात यहाँ पर पद्म भूषण की, जिससे 17 विभूतियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। हालांकि 132 में से अगर हम बात करें, इसमें अगर हम पद्म विभूषण की चर्चा करें तो 5 को पद्म विभूषण और इसके अतिरिक्त जो अन्य 110 बचते हैं उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की बात कही गई है, या फिर जो घोषणा हुई उसके आधार पर यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि हमने ये भी बताया था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये सारी बातें फिलहाल ध्यान रखिए। हालांकि जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसको लेकर बिहार के संदर्भ में चीजें हमने आपके समक्ष रखा है, एक बार इसे देख लीजिए। हालांकि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसी चीज का जिक्र हमने किया है कि इस बार 110 विभूति को पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, उसके बाद 5 को पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, और 17 को पद्म भूषण जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। अर्थात कुल मिला के 132 हस्तियों को सम्मानित किए जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिहार को जो पुरस्कार मिला है वो सूची, तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए। कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें कि जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। आप सभी जानते हैं, पुनः दोहरा दूं कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। उसी प्रकार से कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। तो भारत रत्न मिलेगा कर्पूरी ठाकुर जी को। और वहीं पे बात करें पद्म विभूषण की, तो बिंदेश्वर पाठक को जो कि सामाजिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दूं, इनके बारे में कल वाले क्लास में हमने आपको जानकारी दिया था कि सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक है, वैशाली के रहने वाले हैं, मतलब रहने वाले थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। अगला यहाँ पर है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण अवार्ड मिलेगा चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो ये यहाँ पर 3 नाम है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। बात करें हम पद्मश्री की, तो पद्मश्री से 4 सम्मान, मतलब पद्मश्री का 4 सम्मान बिहार को मिलेगा। एक तो अशोक कुमार विश्वास जो कि टिकुली कला के लिए दिया जाएगा उन्हें, सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला के लिए। जबकि एक और पुरस्कार है जो कि शांति देवी पासवान और शिवम पासवान जो कि पति पत्नी है, संयुक्त तौर पर इन्हें मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स में गोदना शैली के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। तो पद्मश्री की बात करें तो 4 पद्मश्री अवार्ड बिहार को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर अन्य जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो इसकी संख्या होगी 3। तो कुल मिला के 7 जो है ये अवार्ड बिहार को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं पद्म पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी हम आपको ये दे दें कि पद्मश्री पुरस्कार से रिसेंटली जो बीपीएससी ट्री एग्जाम आयोजित हुआ था, पेपर मेसी कला से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, और हमने आपको बताया था कि 2023 में 3 बिहारी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था।
तो ये एक हॉट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ अहम जानकारी आपको देता हूँ। ये तमाम बातें जो अभी हमने आपको बताया, ये लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा अगर आप दूसरे जगह से करंट अफेयर से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन कुछ जानकारी खास करके बीपीएससी एग्जाम पे जो हम केंद्रित हैं, जिसको लेकर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसको अगर हम समझें, जो रिसेंटली जो कुछ एग्जाम हुए पिछले 1-2 वर्षों में, अगर हम प्रश्न पत्र को देखें तो चीज़ें जिस प्रकार से हमने समझा, जो हमने देखा है, जो चीज़ें खबरों में है, मिलते-जुलती भी चीज़ें प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, तो आप सभी छात्र ये करेंगे कि इस पर आपकी ध्यान होगी। हाँ, संभव ये है कि यहाँ से प्रश्न बने, लेकिन प्रश्न थोड़ा-सा अंदर जाके भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा-सा डीप में भी जाके पूछा जाता है। दरअसल यहाँ पर इन 2 पॉइंट में हमने इसकी चर्चा की है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि पिछली बार 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भाजपा सरकार या फिर मोदी सरकार की बात करें तो अब तक 7 लोगों को या फिर 7 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित कर चुकी है, और 8वें की जो घोषणा हुई है वो कर्पूरी ठाकुर के रूप में हुई है। तो ये सारी बातें कुछ हिडन है, जो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, जिस प्रकार से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? आज के इस वीडियो का हम टारगेट आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। पिछले वीडियो में हमने 1000 लाइक का आंकड़ा आपको पूरा करने का टारगेट दिया था, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। हम इसे घटाकर कर दिए हैं 700। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आंकड़ा को पूरा करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में डिजिटल कोर्ट 2.0 नामक एप्लीकेशन और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ये अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न के बारे में हम विस्तार से बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 75वीं स्थापना दिवस मनाई गई, और 75वीं स्थापना दिवस को या फिर 75वीं को चिन्हित करने के लिए हीरक जयंती या फिर डायमंड जुबली के रूप में मनाया जाता है। तो इसी अवसर पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न था, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें, हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने यहाँ पर जो चीज़ें शामिल किया ऑलरेडी हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे चुके हैं। अगर आप लंबे समय से क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा। जैसे कि उल्लास ऐप की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब ये उल्लास ऐप है क्या, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा एप्लीकेशन का नाम है बाल रक्षा, जो अभी हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा ऐप है चौपाल, जो कि ये भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। ये संदीप बंसल द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है अनुवादनी। ये अभी हमने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था कि भारत सरकार ने जो खास करके पाठ्यक्रम है उनको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए एक पहल किया है, और इसी के अनुरूप ये ऐप को लॉन्च किया गया है। जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं भाषाओं में ये अनुवादित किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो इसी के लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया। अगला हमारा है सरपंच संवाद, जो कि आपको ध्यान रखना असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ऑल इन वन आयरिस, जो कि यस बैंक द्वारा शुरू किया गया। एक और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजमार्ग यात्रा, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये कुछ हालिया लॉन्च्ड एप्लीकेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हमने इस स्लाइड में इसे डाल दिया है, आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हम अगले स्लाइड में। ये छठा प्रश्न है कि 14 से 28 जनवरी 2024 तक आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। यह इसका कौन सा संस्करण था? देखिए, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इसका यह कौन सा संस्करण था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, यह इसका 112वां संस्करण था। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं पुरुष युगल की। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो कि
14 से 28 जनवरी 2024 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित एक ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट था। ये आप ध्यान रखिए और इसके बारे में जो विजेता सूची है वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। हालांकि आपको हमने यहाँ पर प्रश्न में बता दिया, ये इसका 112वां संस्करण था, जो कि आप ध्यान रखेंगे। अब अगर प्रश्न जो बनते हैं खास करके यही से प्रश्न बनेंगे कि इसमें जो पुरस्कार मिला है, जो मतलब उन्होंने हासिल किया है, तो पुरुष एकल हो गया, महिला एकल हो गया, और उसके बाद पुरुष युगल, महिला युगल और साथ साथ मिश्रित युगल, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुरुष एकल का खिताब जो मिला ये इटली के जैनिक पापी ने अपने नाम किया। महिला एकल का बात करें तो अरीना सबालेंका जो कि बेलारूस की है, इन्होंने अपने नाम किया। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत के और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन ने अपने नाम किया। उसी प्रकार से महिला युगल और मिश्रित युगल की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इनमें से कोई भी प्रश्न के रूप में आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द जो हमने प्रयोग किया है ग्रैंड स्लैम, ये आखिर है क्या? तो यहाँ पर हमने लिखा है उसके बारे में, हालांकि 2-3 बार हमने, मुझे याद है पहले भी हमने आपको बताया, ये बहुत आसान है, समझिएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि एक कैलेंडर सत्र में देखिए जो 4 प्रमुख टेनिस प्रतियोगिता होती, जो चैंपियनशिप होते हैं, जिनमें कि आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विमल्डन और यूएस, उसी को यहाँ पर हमने देश वाइज इंडिकेट कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन अर्थात विमल्डन और अमेरिका जीतने के लिए संदर्भित किया जाता है। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है, जो भी टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन और यूएस ओपन अपने नाम करती है, वो ग्रैंड स्लैम विजेता कहलाते हैं। इस चीज को संदर्भित करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस चीज को चिन्हित करने के लिए ये ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर ये चीजें याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो विकल्प हमने आपको दिया है, आपको बता दूं कि यहाँ पर 112वां इसका संस्करण था। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर कुछ और हम बात करें तो आपको बता दूं कि बिहार का 2024 में 22 मार्च को, ये ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 2024 को 112वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 2023 में 111वां मनाया गया था, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और 2022 में 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो ध्यान रखेंगे 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। आप सभी को हमने बताया था कि 1912 में पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आप सभी ये सारी चीजों से मतलब पूरी तरह से वाकिफ होंगे। चलिए अगला है 7वां प्रश्न की काहिरा में। काहिरा मिस्र में है और यहीं से संबंधित एक प्रश्न है कि काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में अर्जुन बबूता और सोनम मास्कर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में कौन सा पदक जीता है? जो 10 मीटर एयर राइफल की मतलब कह सकते हैं इवेंट है, इसमें मिश्रित टीम की जो इन दोनों की थी, वो कौन सा पदक इन्होंने अपने नाम किया है? तो इसका जो राइट आंसर यह विकल्प नंबर बी, यानी कि यहाँ पर इन दोनों की मिश्रित टीम ने इस वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ISSF विश्व शूटिंग विश्व कप 2024 काहिरा मिस्र में आयोजित हुई, और यहाँ पर जो भारतीय पदक विजेता रहे हैं वो सूची यहाँ पर हमने इनमें से कुछ शामिल किया है। जैसे रिदम सांगवान और उज्जवल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और इस इवेंट में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक था। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत को पहला स्वर्ण पदक इस ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में किसने दिलाया? तो रिदम सांगवान और उज्जवल की जोड़ी ने। अगला है अर्जुन बबूता और सोनम मस्कर, जो यहाँ पर हमने प्रश्न के रूप में पूछा, मिश्रित टीम थी। इस इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में ये रजत पदक अपने नाम किया। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है दिव्यांश सिंह पवार, जो कि पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को दिलाया है। एक और है सोनम मस्कार, जो कि महिलाओं की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी बातें ध्यान रखें, और भी कोई चीजें निकल कर अगर सामने आएगी तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूं, जो छात्र घर बैठे रहकर BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप लोगों को एक काम करना है, जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं,
प्रोमो कोड अप्लाई करना है BMTS। जब इस कोर्स को आप परचेज कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसके माध्यम से आप कोर्स को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप नए छात्र हैं तो यहाँ पर आपको और भी अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो जो भी छात्र इच्छुक हैं और जो 70वीं BPSC साथ ही साथ BPSC ट्री 3.0 यानी कि तीसरे चरण की प्रिपरेशन में लगे हैं, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और वही दोनों कोर्स में, BPSC ट्री वाले कोर्स में और साथ साथ 70वीं BPSC वाले कोर्स में, दोनों कोर्स में आपका ये करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ पाएंगे और इसके अतिरिक्त और भी तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने 28 जनवरी 2024 को किस देश की क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटा दिया है? तो आपको हमने नवंबर महीने में जानकारी दिया था कि श्रीलंका क्रिकेट पर बैन लगाया गया है। वो बैन अभी हाल ही में हटाया गया है ICC की तरफ से। ध्यान रखेंगे, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नवंबर 2023 में ये प्रश्न की जानकारी हमने आपको दिया था। अब ये बैन हटा दिया गया जनवरी 2024 में। ये डेट आपको याद रखना है 28 जनवरी 2024 को। संबंधित सारे तथ्य जो यहाँ से प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे वो हमने सम्मिलित किया है कि 28 जनवरी 2024 को श्रीलंका क्रिकेट पर लगे बैन को ICC ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है कि 10 नवंबर 2023 को श्रीलंका क्रिकेट को ICC का मेंबर होने के नाते, ICC का सदस्य है श्रीलंका और उसके नाते जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप ये श्रीलंका क्रिकेट को ICC ने निलंबित किया था। ये यहाँ से ध्यान रखिए, लेकिन अब ये बैन हटा लिया है। ठीक है, तो जिस वजह से ये खबरों में है। अब यहाँ पे देखिए, श्रीलंका और साथ साथ क्रिकेट, ये दोनों की बात हुई तो ऐसे में कुछ अहम जानकारी जो एक प्रकार से रिकॉर्ड है भारतीयों का श्रीलंका के विरुद्ध क्रिकेट में, वही जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि पहले पॉइंट की बात करें तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में और रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 14 नवंबर 2014 को एक पारी में सर्वाधिक 264 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। आप सभी को मालूम होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ये व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न की चर्चा हुई या फिर जो ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसे में एक जानकारी आपको देता हूँ। एक भोजपुरी मूवी है, हालांकि नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें एक सीन था जो कि कौन बनेगा करोड़पति पर ही आधारित था। आप तो जानते हैं कि भारत में एक बहुत चर्चित शो है कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ बच्चन जी इसे होस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से उस फिल्म में दर्शाया गया है। और एक्चुअली उस फिल्म में जो कौन बनेगा करोड़पति का जो नाम दिया गया वो दिया गया के भैल करोड़पति, और उसे होस्ट कर रहे हैं रवि किशन जी। तो उस फिल्म में या फिर उस शो में जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो दिनेश लाल यादव जो कि लीड कैरेक्टर है उस फिल्म के, तो उस शो में पहुंचते हैं, वहां पर उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि व्यक्तिगत जो सर्वाधिक स्कोर है वो सबसे बड़ा क्या है क्रिकेट के इतिहास में, वनडे क्रिकेट में एक्चुअली में। तो एक्चुअली वो घटना दिनेश लाल यादव के साथ पहले उस फिल्म में जो बात कर रहे हैं वो पहले घटित हुई रहती है। जब वो शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने गांव से चलते हैं तो किसी शख्स के द्वारा, जो कि खास करके उनसे जलते थे गांव में, तो उन्होंने उन्हें चिढ़ाते हुए ये कहा था, जब के भैल करोड़पति में सवाल पूछी ना तो सब हेकड़ी पानी के बुलबुला नियर फूट जाई। अपने आपके रोहित शर्मा बोझा था कारे कि जब 21 दिन में 264 रन ठोक देवा, ऐसे करके कुछ बोला था। एक्चुअली मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से आपको नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली यही थी। तो वहां पर वो ध्यान रखे थे, मतलब वो चीज उसके दिमाग में क्लिक हुआ निर्वाह के दिमाग में, और उस फिल्म में जो प्रश्न एक्चुअली पूछा गया था वो वहां पर सही करते हैं। और एक्चुअली होता ये भी है कि 7 करोड़ जो है वो राशि वो जीत जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें छोटे छोटे चीज़ों को, खास करके जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो आपको कहीं भी किसी भी रूप में मदद कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसकी चर्चा हम कर रहे थे, तो ध्यान रखेगा ये व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर है वनडे क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा का श्रीलंका के खिलाफ, जो कि 14 नवंबर 2014 को मतलब कि आया था। अब अगले पॉइंट में एक्चुअली हम बात करें तो सुरेश रैना ने जुलाई 2010 में, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा, सुरेश रैना जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, तो जुलाई 2010 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट शतक लगाकर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि अब इस सूची में रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली का भी नाम शामिल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कारनामा करने वाले सुरेश रैना पहले खिलाड़ी थे जो कि तीनों फॉर्मेट
तीनों फॉर्मेट का बात यहाँ पर यह है कि आईसीसी के अनुरूप जो 3 फॉर्मेट है, एक टी20 जो कि सबसे छोटा फॉर्मेट है, उसके बाद एक दिवसीय अर्थात वनडे, और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो आता है टेस्ट फॉर्मेट। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं। दरअसल सुरेश रैना की बात यहाँ पर हुई है, तो ये पॉइंट आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये पॉइंट है कि सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए थे। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखें। और रिसेंटली एक जानकारी हमने आपको दिया था क्रिकेट से ही संबंधित कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनी है नेपाल। आपको मालूम होगा, विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्रिकेट की ही बात हो रही तो आईसीसी की तरफ से कुछ घोषणाएं हुई है, कुछ खिलाड़ियों को चुना गया है। तो जो खिलाड़ी चुने गए हैं वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हमने इस स्लाइड में आपको दिया है। प्रश्न यहीं से बनेंगे हर हाल में। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो 3 फॉर्मेट को लेकर हमने जानकारी दिया था, तो टी20 फॉर्मेट का कप्तान चुना गया भारत के सूर्य कुमार यादव को, वनडे टीम का कप्तान चुना गया रोहित शर्मा को जो कि भारत के हैं, और टेस्ट का कप्तान चुना गया पैट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हालांकि इन सब के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जो चुने गए श्रेष्ठ खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, तो श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया विराट कोहली को जो कि भारत के हैं, और श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया पैट कमिंस को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। श्रेष्ठ महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को जो कि इंग्लैंड की है। श्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया उस्मान ख्वाजा को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और श्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर की बात करें तो सी अटापट्टू जो कि श्रीलंका की है। साथ ही श्रेष्ठ एम्पायर चुना गया रिचर्ड इलिंगवर्थ को। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। देखिए, इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको जानकारी दूं कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में 24 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया। दरअसल यह स्थान प्रसिद्ध कलाकार रूबल नेगी ने उपहार स्वरूप में दिया है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किया गया। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। भारतीय सेना की बात हुई तो कुछ जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया है। कुछ ऑपरेशन हाल ही में शुरू किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, वो जानकारी आपके समझ यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट है कि जनवरी 2024 में, इस वाले पॉइंट में अगर देखें, जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की कोशिशों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया था भारतीय सेना के द्वारा जनवरी 2024 में। हाल ही में हमने आपको बताया था। इससे पहले बात करें तो भारतीय सेना द्वारा 5 सितंबर 2023 को पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए या फिर उनके कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया था। आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट नमन आखिर है क्या, तो ध्यान रखिएगा। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत पूर्व सैनिक और साथ ही साथ शहीद सैन्य कर्मियों की परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसको लेकर अभी 5 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। एक और प्रोजेक्ट है भारतीय सेना का कि भारतीय सेना ने अपने निगरानी सिस्टम को, जो निगरानी करने वाले भारतीय सेना के जो भी सिस्टम है, उसे और भी हाईटेक बनाने के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट संजय शुरू किया था। प्रोजेक्ट संजय में जो संजय शब्द है वो महाभारत में, जो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें जो एक कैरेक्टर है संजय, जो कि धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध की पल पल की खबर देते हैं, उन्हें वो शक्ति प्रदान होती है, वो देख लेते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो वहीं से ये नाम इंस्पायर है। तो ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग दिया गया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि उड़ीसा के। अब यहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिखा गया कि हाल ही में उड़ीसा के ढेंकनाल माझी को जीआई टैग दिया गया है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे ये आखिर होता क्या है। दरअसल एक मिठाई का स्वरूप है, एक मिठाई है जो कि भैंस के दूध के पनीर से बनी एक मिठाई की प्रकार है, जो कि काफी स्वादिष्ट होती है और अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। रिसेंटली आपको बता दूं कि हाल ही में कुछ राज्यों के जो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनमें कुछ नाम है, जैसे कि उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा के जिस भी उत्पाद को जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है, जैसे कपड़ा गंडा सॉल, लांजिया सौरा पेंटिंग, कोरापुट काला जीरा चावल जो कि चावल का राजकुमार भी से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सिमलीपाल काई चटनी जो कि लाल चींटियों से बनी हुई चटनी होती है। लाल चींटियां जो होती है उसे पीस कर चटनी बनाई जाती है, जो कि आप ये ध्यान रखें उड़ीसा में जो मयूरभंज जिला मूल रूप से यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा इसका सेवन किया जाता है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखेंगे जो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये मयूरभंज यानी कि इसी क्षेत्र से संबंधित है।
और आपको हमने बताया था कि ये 15वीं राष्ट्रपति है और महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण देखा था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी, और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। तो फिलहाल यहाँ से ये ध्यान रखें, सिमलीपाल काई चटनी जो कि लाल चींटियों से बनी चटनी है, इसके बाद नयागढ़ कौंटेई मुंडी बैंगन और खजूरी गुड़, और साथ साथ डेंकनाल माझी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वांचो लकड़ी का शिल्प आदि के जो कि अदरक का प्रकार है, इसे जीआई टैग दिया गया। पश्चिम बंगाल के जीआई टैग की बात करें तो तंगेल साड़ी, ग्यारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कालो नुनिया चावल और सुंदरबन शहद आदि को जीआई टैग दिया गया। इसके अतिरिक्त अगला है गुजरात के जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं जो रिसेंटली दिए गए हैं। इस सूची में जो भी नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं रिसेंटली दिया गया है, ठीक है। तो कच्ची खारेक जो कि खजूर का एक उत्पाद है, हालांकि हमने बताया था, तो इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर का रामबन अनारदाना को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये सूची यहाँ से ध्यान रखिए। जीआई टैग को लेकर हमने कंप्लीट जानकारी आपको दिया था कि किसी भी वस्तु या उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, उसके बाद से पुनः से इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। बिहार के ये सभी उत्पाद हैं जिसे जीआई टैग मिला है। बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला, एक खाद्य पदार्थ, दूसरा हस्तकला और तीसरा कृषि कैटेगरी में। ये सभी नाम यहाँ से ध्यान रखें। कृषि कैटेगरी में जो रिसेंटली बिहार को जीआई टैग मिला है वो नाम आपको ध्यान रखना, मरचा चावल, जो कि मूल रूप से मरचा चावल बिहार के चनपटिया से संबंधित है। पश्चिमी चंपारण का चनपटिया इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और रिसेंटली इसे जीआई टैग मिला है। ये सारी बातें ध्यान रखें। जीआई टैग मिलने से किसी वस्तु या फिर उत्पाद की जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो काफ़ी आसान होती है, उसे एक अलग पहचान मिलती है और उसका सेल भी वो बहुत अधिक पैमाने पर होता है। तो फिलहाल ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के चेन्नई में है। अगला प्रश्न, हाल ही में 29 जनवरी 2024 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो ये इसका 7वां संस्करण था। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 29 जनवरी 2024 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और आयोजन स्थल की बात करें तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली, यहीं पर G20 का कह सकते हैं 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी, और भारत से G20 की अध्यक्षता ब्राजील को मिली है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, चेन बना के चीजों को याद रखेंगे। क्योंकि प्रश्न में हम बात कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा की, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 में हुई थी। वही चीजें यहाँ पे हमने लिखा कि परीक्षा पे चर्चा 2018 से हर साल आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम 2024 में ये इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसके पीछे क्या उद्देश्य है जिसको लेकर ये आयोजित होता है। दरअसल बोर्ड व प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो इसके तनाव को कम करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाना और साथ साथ परीक्षा के लिए उन्हें सहज बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हर साल 2018 से आयोजित होता है। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है वो आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो माई जो भी जो कह सकते हैं साइट है उसके थ्रू, जो पोर्टल है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। दरअसल परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए इस साल 2024 में माई जो भी पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, और ये एक प्रकार से रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि 2023 में ये जो आंकड़ा था वो बहुत कम था। मात्र 38.80 लाख प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें होता क्या कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में। तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो इस फूड डिलीवरी कंपनी का जो नाम है ये है जोमेटो, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप ध्यान रखेंगे, जो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो है अभी हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिली है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। और जो अभी हम आपको बता रहे थे बीपीएससी एग्जाम के लिए जो कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर संचालित है, ये तमाम फायदा इससे आप उठा सकते हैं। इसमें सेक्शनल टेस्ट आपके हैं, अपने अनुसार टेस्ट को दीजिए। हजारों विद्यार्थियों के बीच यहाँ पर अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग या फिर इस कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है?
कंप्लीट जानकारी हम आपको दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स को परचेज किए हुए ध्यान रखेंगे, अगला प्रैक्टिस पेपर आपको 4 फरवरी 2024 को मिलेगा, जो कि छठा प्रैक्टिस सेट होगा। जो छात्र का चीज छूट चुका है अभी भी जाकर आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें अनलिमिटेड बार टेस्ट देने की सुविधा है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं। जो आपका छूट चुका है वो भी आप देख सकते हैं। जो छात्र नए नए अभी कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वो भी सभी टेस्ट को इसमें दे सकते हैं। कुल टेस्ट की संख्या 130 है। अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीपीएससी 70 एक प्रोमो कोड है, जिसका उपयोग करके आप बीपीएससी मेकर ऐप पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।